गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग बेटा अपना जो क्लास 9th और क्लास 10th का जो हम लोग मल्टीपल चॉइस जो आपके क्वेश्चंस थे, वो जो आपके पेपर में जो आपके ग्रामर से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, उसको हम लोग यहाँ पे अपने पार्ट सेकंड को आज स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने इस पुरानी सीरीज़ को जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इसमें एक वर्ड ढूंढ के लिखना है, इसका मतलब क्या है। इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग, यदि तुम ज़्यादा नहीं चाहते हो तो तुम क्या हो, तो तुम संतुष्ट हो। यदि तुम ज़्यादा नहीं चाहते हो मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, इसका मतलब तुम संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड कहा जाता है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा और जानने की जरूरत इसमें है नहीं। और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है बेटा असंतुष्ट, है ना। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक। ठीक है, तो इसका कुछ है नहीं, बस यहाँ पे है कि यदि तुम ज़्यादा नहीं चाहते हो तब क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड मतलब तुम संतुष्ट हो। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका CPA एक वर्ड मीनिंग टाइप का पूछा गया है। देखिए 21, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता बेटा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डम बोलेंगे, डम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। और ब्लाइंड मतलब आपको पता है, ब्लाइंड मतलब अंधा, डेफ मतलब बहरा, लेम मतलब लंगड़ा। ठीक है, तो पूछा गया जो बोल नहीं सकता हो। इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हमारा बेटा रिपीट हो चुका है, शायद हम इसको कर चुके हैं, फिर जल्दी से देख लेते हैं। पूछा गया ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो यहाँ पे स्पेंट किया, सॉरी यहाँ पे मनी क्या है, मनी। हाँ, पुराने क्वेश्चन में पूछा गया था स्पेंट क्या, यहाँ पे पूछा गया मनी क्या है। तो हमेशा बेटा ध्यान देना, मनी जो यहाँ पे रहेगा नाउन रहेगा। कैसे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यदि बेटा कभी भी कोई एडजेक्टिव आता है, कभी भी कोई एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद ज़्यादातर नाउन का ही प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे मैंने लिखा कई लड़के, कई लड़के एक साथ आता है, तो मैं लिखूंगा मैनी बॉयज़, मैनी बॉयज़। ठीक है, और मुझे लिखना हो कुछ लड़कियां, मैं लिखूंगा बहुत, अरे सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सम गर्ल्स, है ना, कुछ लड़कियां। जैसे अगर मुझे लिखना हो बेटा ऐसे बहुत कुछ, जैसे लिख सकते हैं कि बहुत चीनी, बहुत चीनी। तो चीनी के लिए बेटा एक अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हम मच लगा देंगे, मच शुगर, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग मच का प्रयोग साथ में करते हैं। तो यदि कोई आपसे जैसे जो एक साथ आता है बेटे, जैसे बोलो कई लड़के, कई लड़कियाँ, जैसे मैंने लिखा खूबसूरत लड़की, मैंने लिखा बेटा खूबसूरत लड़की, तो देखो इसको एक साथ बोला गया खूबसूरत लड़की। या मैं लिख दूँ, देखो इसको लिखेंगे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो अभी जो गर्ल है बेटा ये नाउन है, और ये जो आया साथ में ये एडजेक्टिव है जब एक साथ बोला जाता है। यहाँ पर भी अगर ध्यान तो मच आपका बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और मैनी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, सम आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये जो बगल बगल में आया ये आपका नाउन है। ठीक, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। जैसे मुझे लिखना हो बेटा लंबा लड़का, मुझे लिखना हो लंबा लड़का, ठीक, तो हमने बोल दिया टाल बॉय। ठीक है, तो अब टाल एक साथ बोलेगा, लंबा लड़का, छोटा लड़का, है ना, लंबी लड़की, तो बेटा टाल जो हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका बेटा नाउन है। तो ये भी ऐसा ही है। लॉट ऑफ का मतलब होता है बेटा बहुत, बहुत पैसे बोल दिए, बहुत पैसे। ठीक, तो ये आपका एडजेक्टिव के सेंस में है और ये आपका बेटा नाउन है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा बेटा इसमें नाउन होगा।
देखिए अब हम अगला चलते हैं। हाँ ये देखिए, हाँ कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ वन आपको एक उसका मीनिंग बताना है। इफ़ यू वांट फूड, यदि आप भोजन चाहते हैं तो आप क्या हैं? यदि आप भोजन चाहते हैं तो आप भूखे हैं। यदि आप भोजन चाहते हैं तो आप भूखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, अच्छा वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, वन हु रिमेन्स एब्सेंट, जो मतलब अनुपस्थित रहता हो विदाउट परमिशन, जो बेटा बिना परमिशन के अनुपस्थित रहे, आए ही ना, ठीक, उसको बोलते हैं ट्रूवंट। क्या बोलते हैं? ट्रूवंट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको याद करने का तरीका देखो तो हम ऐसे जैसे बोलते समय जैसे लग रहा है तुरंत, वो व्यक्ति जो तुरंत एब्सेंट हो जाए बिना परमिशन लिए, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, वह व्यक्ति जो बिना परमिशन लिए तुरंत एब्सेंट रहता है, ठीक। तो ट्रूवंट का मतलब बेटा होता है जो बिना परमिशन लिए अनुपस्थित रहे अपने काम से, ठीक। और बाकी का मतलब तो आप जानते ही हैं, रनर मतलब दौड़ने वाला, थीप मतलब चोर, है ना, अनडिसिप्लिन मतलब जो व्यक्ति मतलब उसका कह सकते हैं जो अनुशासित ना रहता हो, ठीक है। अगला देखिए, हाँ एक चीज़ आपको बेटा और याद करना है, कभी भी अगर आपको लिखना हो पैदल, मैं यहाँ पे पैदल की इंग्लिश भी आपको बता देता हूँ। पैदल की इंग्लिश बेटा होती है ऑन फुट। जैसे लिखना हुआ पैदल चलती है तो सी वॉक्स ऑन फुट। अब यहाँ देखो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट। सावित्री बेटा पैदल चलती है, तो क्या है बेटा? जो पैदल चलते हैं उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, जो पैदल चलते हैं उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। और ट्रेवलर मतलब बेटा आपका यात्री होता है। स्टिकलर मतलब जो हठी होता है, जिद्दी होता है। और डिसिप्लिनेरियन मतलब होता है बेटा जो नियम पालन करने वाला होता है। और पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 26, ही वॉज वेटिंग। एक चीज़ आपको और यहाँ पे याद करना, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही वॉज डेज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा था। एंक्शियसली मतलब व्याकुलता से इंतजार कर रहा था। ये केयरफुली मतलब सावधानी से, गंभीरता से, है ना, इरिटेटिंगली मतलब एकदम चिड़चिड़ेपन से, तो ये नहीं होगा बेटा। वो एंक्शियसली मतलब काफ़ी ज़्यादा व्याकुलता से अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। हाँ नेक्स्ट देखते हैं, मैं वही क्वेश्चन बेटा आपको करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप रट लेना। प्राउड के साथ बेटा हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और कभी आपको प्राइड आ जाए बेटा, प्राइड के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लमसम दोनों का सेंस एक ही निकलता है, बस प्रीपोजिशन प्रयोग करने का तरीका अलग है। प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेटा प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो सेम क्वेश्चन बेटा रिपीट हो रहा है। ये थोड़ा मैं रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए बहुत समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर बेटा ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखो बेटा कभी बोलना हो कि एक शहर से दूसरे शहर, कभी आपको बोलना हो एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से लिखना हो दूसरे शहर, तो हम लिखेंगे एक शहर दूसरे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, बस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है। तो ये वैसा ही बेटा, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर मतलब एक ब्रांच से, एक शाखा से दूसरे शाखा पे। जो मंकी लोग थे बेटा वो एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूद रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे ये होगा, तो आप याद करें जैसे अगर फ्रॉम वन टू इस टाइप का करके आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक शाखा से दूसरे शाखा पर जो बंदर थे बेटा वो कूद रहे थे।
और यही इसका आंसर होगा, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आई सा हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। मैंने उसको कॉलेज के गेट पर खड़ा हुआ देखा। देखो, इन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका मतलब होता है बेटा में, ठीक। और गेट के अंदर तो कोई खड़ा होता नहीं है कि गेट के अंदर उसके घुस के खड़ा हो जाए। और ऑन का मतलब होता है बेटा पर मतलब किसी से जुड़ा हुआ, है ना। जैसे ये टेबल है ना, तो इसके ऊपर कोई एकदम जुड़ा हुआ हो, ज्वाइंट हो। तो ऐसा तो है नहीं कि गेट के ऊपर बिल्कुल खड़ा हो कोई व्यक्ति इसके ऊपर, है ना, तो ऐसा तो खड़ा होगा नहीं। और ओवर का मतलब होता है कि बेटा इससे थोड़ा ऊपर हो, है ना। जैसे ये मान के चलो कुछ गेट बना हो या टेबल बना हो, इसके ऊपर हो थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि गेट के ऊपर हवा में खड़ा हो। तो एट का मतलब होता है गेट के बिल्कुल बगल में, इस सेंस में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर सेंस ही निकलेगा। स्टैंडिंग एट द गेट, गेट के मतलब गेट पर, या गेट के मतलब गेट के पर कहने का मतलब गेट के बगल में, साइड में खड़ा है। तो स्टैंडिंग एट द गेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, शशांक, अगर आपको बेटा एक्टिव पैसिव याद होगा, तो जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे नो की जब थर्ड फॉर्म आती है बेटा, नोन आता है, ठीक। उसके बाद में हमेशा नोन टू का ही प्रयोग करते हैं। चाहे आप याद कर लेना, मैं आपको एक यहाँ पे एक बना के दिखा दूँ। जैसे लिखा है आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ठीक। इसका बेटा जब आपने पैसिव कभी सीखा होगा तो उसमें बताते हैं यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। तो इस वाले में क्या होता है, हमेशा बेटा हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, नोन टू मी। तो ये आपका आंसर हो जाता था, ठीक है, नोन टू मी। तो यहाँ पे बेटा टू का प्रयोग होगा, इसको आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, कभी भी बेटा अगर आपको लिखना हो, जैसे ये भी लिखना हो कि 2 अक्टूबर को, है ना, 2 अक्टूबर को, है ना, तो तारीख और दिन से पहले ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। कभी लिखना हो बेटा आपको मंगलवार को, जैसे मैं मंगलवार को दिल्ली गया, मंगलवार को, तो हम लिखेंगे ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैं मंगलवार को दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो और यहाँ पे क्या होगा, मतलब ध्यान देना बेटा, जब भी दिन आएगा और तारीख आएगी तो उससे पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं को के सेंस में। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, अगला बेटा, द कैट जंप्ड। देखो, हमेशा बेटा ध्यान देना, जब भी मतलब जैसे टेबल है ना, और जैसे जैसे एक चीज़ मैंने देखो बताया था आपको, जैसे कुआं बना है, ठीक। एक मान के चलो एक कुआं है, एक वेल है, ठीक है। और इसमें जब कोई जैसे मेढक मान के जो कूद गया, एक फ्रॉग बेटा इसमें कूद गया, तो फ्रॉग बाहर से अंदर गया। तो जब बाहर से कुछ अंदर जाता है तो वहाँ पे बेटा मे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक। और जब भी कोई कैट ऐसे करके मान के चलो कैट है, ठीक है, एक कैट है, वो यहाँ से जंप लगाई, यहाँ से कूद के यहाँ आई, तो उसके कूदने में क्या थी, थोड़ी सी स्पीड थी, है ना, स्पीड थी। जब स्पीड से कोई चीज़ किसी के ऊपर कूदती है तो वहाँ पे हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं। किस सेंस में, जब आपका पर का सेंस होगा, ठीक है। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक। और इनटू होता है बेटा बाहर, ये मैंने बता ही दिया। ये कब आएगा, जैसे लिखा बच्चे कुएं में कूद गए, तो इनटू द वेल हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का। देखिए, लिखा बेटा क्वेश्चन नंबर 34, ही डैश देयर विथ हिज फ्रेंड। देखो, कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीज़ें याद रखना। यहाँ पे लिखा ही
शैल बी गोइंग देयर विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ जा रहा होगा, ये भी कह सकते हैं। ही हैड गॉन देयर विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ वहाँ जा चुका था। या लिख सकते हैं ही वेंट देयर, वो अपने दोस्त के साथ वहाँ गया। तो ये तीनों बात हो सकती है, तो ऑल ऑफ दीज इसमें से ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर देखो आपको ये ध्यान देना बेटा, यदि आपका क्वेश्चन के पीछे एगो लिखा मिल जाए, यदि आपका किसी सेंटेंस के पीछे एगो लिखा मिल जाए, यस्टरडे लिखा मिल जाए, तो वो समझ जाना हमेशा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, और वहाँ हमेशा हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे, ऐसा ना तो इसमें कहीं एगो लिखा है, ना ही कहीं, हाँ, ना ही कहीं मतलब आपका यस्टरडे लिखा है। हाँ, यदि आपका बेटा वाक्य में कि टुमारो लिखा मिल जाता, टुमारो लिखा मिल जाता है ना, तो ये दिखाता है कि सेंटेंस क्या है, ये दिखाता है कि सेंटेंस आपका फ्यूचर है, तब वहाँ पे फ्यूचर का प्रयोग होता। ठीक, तो यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इसमें सब मतलब ये सारे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 34 का आपका डी आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, आपको बेटा कुछ स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। एक मैं यहाँ पे 2-3 आपको स्ट्रक्चर लिखाता हूँ। एक होता है बेटा नो सूनर। नो सूनर जब भी आता है तो आप समझ जाना इसके साथ में मतलब एक सेंटेंस जैसा रहेगा, फिर रहेगा, और ठीक है, देखो ये रहता है। तो उसके बाद बेटा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल कंफर्म है, अगर बेटा नो सूनर लिखा मिलेगा तो उसके आगे देन ही आएगा। मैं भी मतलब बताता हूँ आपको। एक होता है बेटा हार्डली, और एक होता है स्केर्सली। ठीक है, ये जब भी आता है एक सेंटेंस ये रहेगा, फिर उसके बाद में जब भी आता है तो यहाँ पे हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। ठीक, होता क्या, देखो जैसे मैंने लिखा मुश्किल से ही मैं विद्यालय पहुंचा कि घंटी बज गई, ये भी लिख सकते हो। मुश्किल से या कठिनता से आपस में बेटा इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा कहने का लिखने का तरीका अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट सबका जो मतलब जो सेंस होता है वो सेम ही होता है। मुश्किल से ही मैं विद्यालय, देखो नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, मतलब मुश्किल से ही, या कह सकते हो वो विद्यालय पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। की, देखो की के सेंस में ज्यों ही वो विद्यालय पहुंचा, या कहो मुश्किल से वो विद्यालय पहुंचा। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि नो सूनर बेटा स्टार्टिंग में लिखा मिलेगा तो अगला जो आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वहाँ पे देन का प्रयोग ही करना पड़ेगा, वो भी THAN। ठीक, ये ध्यान देना। अगर हार्डली स्केर्सली वाला मिलेगा तो वहाँ पे अगर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको वेन का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ मतलब नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज, है ना, मुश्किल से वो विद्यालय पहुंचा या पहुंचा ही नहीं था तभी घंटी बज गई। ठीक, ये आप याद कर लेना। हाँ, अब ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यदि बेटा सेंटेंस के बीच में बिफोर लिखा है और बिफोर से पहले अगर हैड है, ठीक, और यहाँ पर आपका फिर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। यहाँ कोई सब्जेक्ट कोई हो, यहाँ दूसरा हो ना, इस टाइप का रहेगा, तो आप ध्यान देना ये स्ट्रक्चर बेटा फॉलो होता है। ठीक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे बेटा बिफोर था, यहाँ पे हैड करके थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो सेकंड फॉर्म देखो हैड तो आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, अराइव्स आएगा नहीं, क्योंकि तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म ये होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म बेटा ये होता है, अराइव आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा आपकी अराइव्ड होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये भी बेटा सेम वही क्वेश्चन है, बार बार नहीं लिखें। देखो बिफोर आया, बिफोर से पहले नहीं, हाँ ये वैसा नहीं है, वैसा थोड़ा सॉरी ये वैसा नहीं, क्योंकि अगर वैसा होता तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो आप एक चीज़ मैंने आपको और एक बताया था कि एक ही सेंटेंस में कभी दो फ्यूचर नहीं होते हैं। एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं, दो फ्यूचर टेंस नहीं होते हैं। ठीक, अगर
अगर एक होता है फ्यूचर तो एक दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। यदि बेटा एक टेंस आपका फ्यूचर हुआ, ठीक, तो दूसरा आपका होगा क्या, दूसरा आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही आंसर सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सिंगुलर होता है तो एस या ई एस का प्रयोग करते हैं हम लोग बेटा। तो हमारा ये रीच आंसर ही बनेगा। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स रीच। टीचर प्लूरल था बेटा, इसलिए यहाँ पे रीच के साथ में एस और ई एस नहीं आया है। देखिए बेटा एक मिनट, हाँ आपका, हाँ अच्छा ये ऑप्शन आ चुका ऊपर, देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 39, रीना डैश टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। देखो यहाँ बेटा ना तो पीछे एगो आया है, ना ही येस्टरडे आया है, ना ही टुमारो आया है, और ना ही कोई बिफोर जो मैंने रूल बताया था, ना तो बिफोर करके कुछ आया है ना ही आफ्टर वाला रूल, कुछ ऐसा रूल नहीं आया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता है। जैसे लिखा रीना अपने भाई के साथ प्रयागराज गई, ये भी सही है। वो अपने भाई के साथ प्रयागराज जा चुकी है, वो अपने भाई के साथ प्रयागराज जाएगी, तो सभी इसमें सही है। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये भी सेम वैसा ही, देखो यहाँ पर भी बेटा ना कोई आपका पीछे एगो लिखा मिला है ना पीछे कोई एगो लिखा मिला है, ना कोई येस्टरडे लिखा मिला है ना, और ना कोई टुमारो शब्द लिखा मिला है कि जिससे आप डिसाइड कर सको ये कौन सा टेंस है ना। तो ऐसा कुछ लिखा मिला नहीं है। और कभी कभी लास्ट मंडे लास्ट फ्राइडे भी अगर लिख जाता है तो वो भी पास्ट को ही दर्शाता है। अब देखो यहाँ सिंपल लिखा है, तो प्लेड भी हो सकता था, जैसे लिखा हम लोगों ने शाम को ये शाम को पार्क में क्रिकेट खेला, या हम लोग शाम को पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, या हम लोग शाम को पार्क में क्रिकेट खेल चुके थे। तो सब इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें से कुछ आया नहीं है, तो जब इसमें से कुछ नहीं आया है तो बेटा इसमें से सारे टेंस मतलब सारे वर्ब का प्रयोग हम लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आपको एक तरीका बेटा याद करना पड़ेगा, जब भी असर्टिव सेंटेंस होता है, जब भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा, तो उसका एक ही तरीका होता है, सब्जेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की कोई फॉर्म होगी, या तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर नहीं वाली बात होती है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फॉर्म कोई होती है, फॉर्म फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड थर्ड कुछ भी, और साथ में आईएनजी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो हमें बस यही ढूंढना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें देखो डीप लिखा है, वी लिखा है, हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हमेशा बेटा एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई मॉडल आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, मॉडल के साथ में हमेशा हैव का प्रयोग ही करते हैं, जैसे कैन हैव, शुड हैव, माइट हैव, विल हैव, शैल हैव। ठीक है बेटा, तो अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे एक आपका मॉडल भी आ रहा है और आपका हैव भी आ रहा है, तो मतलब ये दोनों साथ में ही आएंगे। ठीक है, जैसे मुझे लिखना हो कुड हैव, तो ये आएगा। ठीक है, मुझे लिखना हो माइट हैव, तो ये समझो कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ, जैसे है ना आपको लिखना शुड हैव, तो एक साथ ही लिखा जाता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब एक साथ ही आती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो शुड हैव कहाँ लिखा है एक साथ, अगर आप देखो यहाँ पे शुड भी लिखा है तो ये हो नहीं सकता ऐसा करके ना, और यहाँ पे हैव शुड लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखो शुड यहाँ लिखा है, उसके बाद में हैव यहाँ लिखा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहीं शुड एक साथ आया है और सब्जेक्ट आया है। ठीक, ऐसा ठीक क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा। ठीक, तो बस ये चीज़ें आपको बेटा समझनी, तो यहाँ पे डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए एक दो कुछ क्वेश्चन बेटा और हैं, इसको भी ख़त्म ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, सॉरी
बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा हम लोग करेंगे और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस को बेटा रीअरेंज करना है ना, रीअरेंज करके सही से लिखना है, सही करके सेंटेंस को सही से लिखना है। देखो इसमें देखो हमेशा बेटा ध्यान रखना, कभी भी जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कभी भी कुछ सम शब्द आता है ना, सम आता है, जैसे मुझे लिखना हो कुछ लड़के तो मैं लिखता हूँ सम बॉयज़, ये एक साथ आता है। मुझे लिखना हो कई लड़के तो मैं लिखूँगा मैनी बॉयज़, है ना, ये सारे शब्द एक साथ आते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है चिल्ड्रेन बच्चे, और ये सेंटेंस देखो ऐसे पीछे फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब हमें एसर्टिव में बनाना है। तो एसर्टिव का मतलब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब होगा या तो ऑब्जेक्ट साथ में होगा। एक तो ये तरीका होता है, या यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है बेटा, देखो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला बेटा तो वो दो ही टेंस हो सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो आपका दो ही टेंस हो सकता है। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला बेटा तो दो ही टेंस हो सकता है। एक हो सकता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक हो सकता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है बेटा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या अगर वर्ब अगर बेटा सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगा देते हैं, और प्लूरल होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है। अब देखो यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं आई है, कहीं पे इज आर एम कैन कुड मे माइट कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रेजेंट। अब देखो लव मतलब प्रेम करना, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, लव मतलब प्रेम करना, तो लव आपका फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड थर्ड फॉर्म बेटा इसका लव्ड होता है। इसलिए यहाँ पे देखो सम चिल्ड्रेन ये सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे प्रेम करते हैं। लव टू शेयर देयर टॉयज, कुछ बच्चे अपना खिलौना शेयर करने में उनको अच्छा लगता है, इस चीज़ से वो प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बेटा बनेगा यही बनेगा, देयर टॉयज। ठीक, तो यहाँ पे देना, देखो चिल्ड्रेन लव सम टॉयज ये नहीं बनेगा बेटा, ये आसान तरीका है, सम चिल्ड्रेन लव, कुछ बच्चे प्रेम करते हैं अपने टॉय को। देखो यहाँ बेटा बहुवचन है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जब बहुवचन है तो बहुवचन के लिए जो अपना शब्द आता है वो देयर आता है। मैं आपको बता चुका हूँ आपको उसमें प्रोनाउन में, आप मतलब मेरा प्रोनाउन वाला जो ट्रांसलेशन वाला लेक्चर है बेटा, पहला दूसरा तीसरा पार्ट, उसको देखेंगे तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो एक बेटा आपने टेंस पढ़ा होगा प्रेजेंट, और देखो मैंने क्या बताया, कोई भी फुल स्टॉप पीछे है तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन लग। देखो यहाँ सब्जेक्ट बेटा क्या हो सकता है, इट एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, देखो यहाँ भी इट से शुरू है तो ये भी हो सकता था, और सब्जेक्ट के बाद में सीधा क्या ना सीधा हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया है, और ये सब्जेक्ट ये था लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया नहीं, तो यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। ठीक, यही आपका आंसर है, ज़्यादा ढूंढने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखो बेटा पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब बेटा होता है, यहाँ देखो आपका प्रश्नवाचक, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, इस टाइप का रहता है बेटा। ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, तो पहले आर आएगा, देखो आर सब में आया है तीनों में, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बेटा ये वी, आपको पता होना, जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन की जो पहले वाली लाइन होती है आई वी यू, है ना, तो ये सब बेटा सब्जेक्ट वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, सब्जेक्ट वाली। तो सर जाहिर सी बात है, पहले आर, देखो पहले आर आ रहा है, फिर वी आ रहा है, किस में आ रहा है, आर आ रहा है, देखो आर आ गया है ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, गो मतलब जाना, और जान में आईएनजी लग गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आर वी गोइंग टू बी टॉट अ गुड लेसन बाई हिम, यही बेटा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये भी बेटा प्रश्नवाचक ही है, तो प्रश्नवाचक देखो अभी मैंने ऊपर बताया, और एक प्रश्नवाचक होता है सिर्फ WH आगे लग जाता है, और हाउ, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना, सब्जेक्ट आता है,
ऑब्जेक्ट और वर्ब आ जाता ऑब्जेक्ट आ जाता, ठीक है। अब देखो WH वाली बात है बेटा, तो WH वाला क्वेश्चन ही है ये, है ना। देखो तो पहले WH आएगा, ठीक, उसके बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट पीपल आ गए, लोग, और वर्ब मतलब गोना आ गया, ठीक है, जाना आ गया, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है बेटा। तो बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके मन में बेटा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिए और मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा बेटा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि मैं आपके लिए बेटा ऐसे ही इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो बनाता रहूँ। और इसी के साथ बेटा मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।